जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं एसएससी एमटीएस से रिलेटेड जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। जो दोस्तों आपका छठवां प्रैक्टिस सेट। अगर दोस्तों आपने बाकी के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और दोस्तों जो आपको प्रश्न है वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्न वो अटेम्प्ट किए हैं और कितने प्रश्न वो राइट किए हैं, ये दोस्तों आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है जो आरबीआई की स्थापना है वो आपकी कब हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा 1935 ईस्वी में आपके आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं आरबीआई की स्थापना आपकी किस एक्ट के तहत हुई, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका दोस्तों एक्ट था 1934 का भारतीय अधिनियम एक्ट। इसकी के कारण दोस्तों आपके आरबीआई की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपको पता होगा जो आरबीआई की स्थापना हुई थी उस टाइम दोस्तों इसका मुख्यालय वो कोलकाता में था 1937 तक। 1937 का दोस्तों इसका मुख्यालय वो आपका मुंबई लाया गया। कहाँ दोस्तों, मुंबई लाया गया था। और दोस्तों अगर आपसे मैं बात करूं जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो वो आपकी थी दोस्तों यंग एल्टन समिति, आपको पता होगा। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं वहीं पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो दोस्तों इसका आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कब दोस्तों, 1949 में आपका आरबीआई का एकीकरण हुआ था। ये दोस्तों पिछली बार प्रश्न आपका आया हुआ था एमटीएस की परीक्षा में। और दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं जो आरबीआई होती है वो भारत की केंद्रीय बैंक भी है। जो दोस्तों आपको पता होगा सभी बैंकों को नियंत्रण करती है आपकी आरबीआई, और लोन भी देती है। जितनी भी दोस्तों बैंक होती हैं जो भारत में वो सभी कहाँ से लोन लेंगी, आपकी आरबीआई बैंक से लोन लेती हैं। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्तमान में आपके आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा संजय मल्होत्रा आपके वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। क्या दोस्तों, गवर्नर जनरल, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना कि सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लिथियम। यानी दोस्तों जो आपकी लिथियम है वो सबसे हल्की धातु की दोस्तों जी ऑप्शन के हिसाब से। वैसे तो दोस्तों आपको पता होगा सबसे हल्की धातु आपकी हीलियम होती है, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है इसमें जो आपकी प्रस्तावना है उसमें दोस्तों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो कब जोड़े गए, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में, जब दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था जब ये जोड़े गए थे। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं प्रस्तावना की, यानी दोस्तों जो प्रस्तावना है वो आपको पता होगा दोस्तों किसका एक भाग है। ये दोस्तों प्रस्तावना है वो एक उद्देश्य का ही मूल रूप है, ये भी आपको पता होगा। जो उद्देश्य का है दोस्तों आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश की थी, ये भी आपको पता होगा। दोस्तों आपकी जाकर 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको अपना गया था संविधान सभा द्वारा। और दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ जो संविधान सभा है वो आपकी टोटल 3 संविधान सभा हुई। दोस्तों आपकी पहली संविधान सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। उसके दोस्तों आपके पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और दोस्तों आपकी दूसरी होती है 11 दिसंबर 1940 को, उसमें आपके स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लोह पुरुष किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो लोह पुरुष है वो किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लोह पुरुष कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी एक मूर्ति बनी हुई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आपकी दोस्तों गुजरात में स्थित है, जो आपकी साबरमती नदी के किनारे बनी हुई है। दोस्तों पूरे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। यानी दोस्तों आपको बताना सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल, जो दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह माना जाता है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि ये आपका किस राज्य में
स्थित है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कालीबंगा की, दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है, जो आपकी काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आपका कालीबंगा। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की मैं आपसे बात करूं कि खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगर दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करूं तो आपको पता होगा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आपके राकलदास बनर्जी ने की थी। किसी ने दोस्तों? राकलदास बनर्जी ने। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो आपके बंदरगाह थे, जैसे आपका धोलावीरा वो आपका गुजरात में स्थित है, और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में, और रानी कीट आपका दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों? 1897 में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं दयानंद सरस्वती की, तो आपको पता होगा दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। कब दोस्तों? 1875 में। और दोस्तों पता होगा आपको इनकी एक पुस्तक थी आपकी दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने सबसे पहले इस पुस्तक में दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कब दोस्तों? 1875 में। और दोस्तों इसी टाइम में इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों जो रामकृष्ण परमहंस है आपको पता होगा ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। कौन दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के ईंधन के रूप में होता है? यानी दोस्तों आपको बताना कि किस धातु का उपयोग है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के ईंधन के रूप में होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। जो दोस्तों आपका यूरेनियम है इसका प्रयोग परमाणु जो ऊर्जा होते हैं उसके संयंत्रों के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है अकबरनामा के लेखक कौन है? यानी दोस्तों आपको बताना जो अकबरनामा है उसके लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अबुल फजल। दोस्तों अकबरनामा के लेखक माने जाते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो अकबर है इसने आपको पता होगा दोस्तों क्या क्या काम किए थे, जैसे दोस्तों आपका हो गया इलाही धर्म। इलाही धर्म की शुरुआत भी दोस्तों आपकी अकबरनामा ने की थी। और दोस्तों अगर आपको पता होगा जो अकबर था वो दोस्तों किसका पुत्र था, ये दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों जो अकबर के बाद हुआ उसका भी आपको कमेंट करके बताना है कि अकबर के बाद कौन दोस्तों मुगल शासक हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक की उपाधि दी गई थी? यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक की उपाधि दी गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी ये दोस्तों लोकनायक की उपाधि दी गई थी। यानी दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक थे आपको पता होगा ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो गोपाल कृष्ण गोखले जी दोस्तों महात्मा गांधी जी के गुरु थे। कौन दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं जो बाल गंगाधर तिलक हैं आपको पता होगा दोस्तों उन्होंने 1895 ईस्वी में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, जो दोस्तों आपका अप्रत्यक्ष रूप से था। ये दोस्तों प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया एसएससी की परीक्षा में, तो आपको याद रखना है। तो अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं बाल गंगाधर तिलक की, तो आपको बता दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है गीता रहस्य। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको याद रखना है जो गीता रहस्य पुस्तक है दोस्तों आपके बाल गंगाधर तिलक की है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है नवरत्न किसके दरबार से संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो नवरत्न है वो किसके दरबार से संबंधित थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। यानी दोस्तों नवरत्न थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो गोल्डन फाइबर है वो किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट। यानी दोस्तों गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यानी दोस्तों जो पित्त रस होता है उसका निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत, जिसे दोस्तों लीवर भी बोलते हैं। ये भी आपको पता होगा दोस्तों लीवर है उसका एक भाग होता है पित्ताशय, उसमें दोस्तों पित्त रस का निर्माण होता है, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से
किस अनुच्छेद तक दी गई। यानी दोस्तों आपको बताना है जो भारत के संविधान है उसमें मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दी गए हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 35 तक। जो दोस्तों आपके इसमें ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन गलत हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। और दोस्तों आपको पता होगा जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों भारत के संविधान इसके भाग 3 में आते हैं। किसमें दोस्तों? भाग 3 में। और दोस्तों मैं मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो दोस्तों आपके भाग 4 के काम में आते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 91 का वर्णन किया गया, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। यानी दोस्तों आपको बताना जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि का विकास। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो पंचवर्षीय योजना वो पहली कब शुरू हुई थी तो दोस्तों आपकी 1951 से 56 तक चली थी। जो कौन सी दोस्तों? ये पहली। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका आपको दोस्तों कमेंट में आंसर बताना है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अधूरी रह गई थी, केवल 4 साल तक चली थी। दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल। यानी दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा आपके वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। कितने दोस्तों? 8 ग्रह। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी WC बनर्जी, जिसे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा इसका प्रथम जो अधिवेशन था 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में। और दोस्तों ये भी आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 ईस्वी में ही मुंबई में की गई थी। एओम द्वारा दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रथम अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा। अगर दोस्तों मैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करूं तो वो थे दोस्तों आपके बैरुद्दीन तैयबजी। अगर दोस्तों मैं अंग्रेज की बात करता हूं तो वो थे आपके दोस्तों जॉर्ज यूले। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो दोस्तों आपको पता होगा जो सरोजिनी नायडू थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर दोस्तों आपसे भारतीय महिला नहीं पूछी जाए, केवल महिला पूछी है तो दोस्तों आपको एनी बेसेंट लगाना है, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो दोस्तों ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी उन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो दोस्तों आपको पता होगा उन्होंने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों गोलमेज सम्मेलन पूछे जाए तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन के 1931 में यानी दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों आप वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना है। तो दोस्तों आपको ये कमेंट करके तो जरूर बताना कि आपने इसमें से कितने प्रश्न वो अटेम्प्ट किए और कितने प्रश्न आपके राइट थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।